भारत सरकार ने, हिंदी में चलेगा ना आपको, भारत सरकार में जो आरोग्य मंत्री है हमारे देश के आदरणीय मनसुख भाई मंडाविया जी, डॉक्टर बड़गे जी, डॉक्टर भगत जी, हमारे माननीय प्रांत संघ चालक जी, इस पूरे प्रकल्प का थोड़ा संभालने का काम जो कर रहे हैं हमारे अंदोरीकर जी, उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगिनी, स्वास्थ्य इस सभी की दृष्टि से बहुत महत्व का विषय है। गीत सुना आपने, निरामय शब्द सुना, निरामयाची उपासना। तो हमारा जो विश्व कल्याण की प्रार्थना वाला मंत्र है, उसमें भी हम कहते हैं सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब लोग सुखी हो, इसका मतलब है कि कहीं पर दुख न रहे। और दुख न रहे, सब सुखी हो, इसलिए दो बातें कही है केवल, सब निरामय हो, सब स्वस्थ रहे, और दूसरी बात कही है सब एक दूसरे को अच्छी नजर से देखे, यानी सब लोग संस्कारित हो, उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो दो विषय इसमें आते हैं मनुष्य जीवन को सुखी बनाना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा। शिक्षा यानी लेटर्स नहीं, शिक्षा यानी डिग्री नहीं, शिक्षा यानी संस्कार है। स्वास्थ्य के बारे में आज मैंने जो सुना, मुझे बड़ा आनंद हो गया। मुझे 2017 में नागौर की प्रतिनिधि सभा में संघ ने जो प्रस्ताव पारित किया था स्वास्थ्य के बारे में, उसका स्मरण हो गया। स्वास्थ्य की व्यवस्था सबके लिए सुलभ हो और सस्ती हो। अब हो कहना अच्छा है, लेकिन होगा कैसे? 142 करोड़ का देश है, 6.25 लाख गांवों का देश है। और ये बात जब हम कहते हैं कि सब तक पहुंचे वगैरह, तो लोग कहते हैं कि फैसिलिटी ही नहीं है। फैसिलिटी बाद में आती है, पहले मनुष्य आना चाहिए। फैसिलिटी लाने वाला मनुष्य है ना। कहानी आप सबको पता है कि बचपन में कौरव पांडव गुल्ली डंडा खेल रहे थे। वो गुल्ली एक ने मारा डोल तो कुएं में जाकर गिर गई। वो कैसे निकालना? वो बड़ा गहरा है, खाली है, पानी नहीं है, लेकिन उसको निकालने के लिए कैसे अंदर होता? उनको एक तपस्वी से कोई दिखे वहां, उन्होंने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं द्रोणाचार्य हूं। आप कौन है? तो हम राजकुमार हैं। कौरव पांडव हम है। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, लेकिन वो गुल्ली गिर गई कुएं में, उसको निकाल नहीं सकते। तो क्यों नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, अब फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन द्रोणाचार्य ने दर्भ को अभिमंत्रित करके उस पर छोड़ा बाण जैसा, और दर्भ को दर्भ ऐसा लगा के उसको खींच लिया। अब ऐसा हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बोध तो स्पष्ट है। करने वाला हो तो काम होता है। तो ये करने वाले चाहिए और उनके पास ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान हमारे पास है, सबके पास है, परंतु हमारे पास विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि हमारा अनुभव बहुत पुराना है जीवन का। हम इस भारतवर्ष में बहुत पहले से है, और दुनिया में अन्यत्र विकसित जीवन खड़ा हुआ उसके बहुत पहले से हम विकसित जीवन जी रहे हैं। तो दुनिया का प्राचीनतम अनुभव चीन का है।
हमारा उससे भी पहले का है। तो जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के सुविधापूर्ण बनाने के प्रयास में अनेक प्रकार के प्रयोग, ये सब हम कर चुके हैं और वो सारा कर चुके हम, निष्कर्ष प्राप्त हुए। उन निष्कर्षों के आधार पर एक यशस्वी जीवन, वह भी 1000 साल तक, हजारों साल तक हमने जिया। तो उस अनुभव के आधार पर हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान है। वो महत्वपूर्ण बात होती है। प्रत्यक्ष करने का अनुभव जिसको है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। मैं ग्रेजुएट होके सरकारी नौकरी में गया, मेरा एक साथी भी मेरे साथ था। हम दोनों ग्रेजुएट लोगों ने ये पाया कि पुस्तक का तो सारा ज्ञान हमारे पास है, हमारे वहां जो कंपाउंडर थे उनके पास नहीं था, लेकिन प्रत्यक्ष फील्ड में काम करना है तो उनके पास हमसे ज्यादा ज्ञान है। तब हमारे ध्यान में ये बात आई कि डॉक्टर होने के बाद भी इंटर्नशिप क्यों करनी पड़ती। अनुभव है, हमारे पास अनुभव है। यह हो गया कि बीच में आक्रमण के काल में हम लोगों ने चलना बंद कर दिया, एक जगह कदम ताल करते रहे, तो दुनिया आगे चली। लेकिन दुनिया ने अपना अनुभव जो सीखा था वो कम अनुभव था। एक अंग्रेजी शब्द है टाइम टेस्टेड, काल की कसौटी पर घिसा हुआ, वो हमारा था, युगानुयुग से चल रहा है। और दुनिया के विशेषकर पश्चिम के राष्ट्र तो राष्ट्र के नाते 2-3 हजार वर्ष से पुराने कोई भी नहीं। लेकिन हम परतंत्र हो गए, हमने बढ़ना बंद कर दिया, हम अपने आप को भूल गए। तो अंत में हमने यही मानना शुरू किया, साहेब वाक्यम प्रमाणम। अब ये बात है कि ज्ञान के आधार पर दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, वो भी ज्ञान है। और दूसरी बात यह है जो डॉक्टर बड़गेज ने कही, आयुर्वेद में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन आज की दुनिया को समझ में आए उस प्रकार उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए ट्रीटमेंट करो और रिकॉर्ड भी बनाओ। तो हमारा प्राचीन ज्ञान, दुनिया का आधुनिक ज्ञान, इसका स्वीकार अस्वीकार किस कसौटी पर है? वो पुराना है इसलिए लेना, ये नया है इसलिए नहीं लेना, ये नया है इसलिए ये लेना, वो पुराना इसलिए छोड़ देना। ये दोनों बातें गलत। हमारा अनुभव हमको बताता है, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवम इति अवध्यम संतः परीक्षान्य तरस भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय नियु। तो पर प्रत्यय से करना ये मूर्खता है। सबकी बातों को सुनो, उसका विचार भी करो, तर्क भी करो क्या हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव लेके परीक्षा करके बाद में स्वीकार करो या अस्वीकार, यह तरीका। कुत्ता बीमार हो गया किसी का, पड़ोसी के पास कुत्ता था, पहले था, मर गया बाद में। उसको पूछा कि तुमने 10-12 वर्ष कुत्ते को पाला, मेरा कुत्ता बीमार पड़ा है, ऐसा ऐसा लक्षण है, क्या करना? और वो डॉक्टर के पास जाओ, दूर है दवाखाना। तो उसने कहा कि देखो मुझे, मेरे कुत्ते को भी ऐसे ही हुआ था कभी, तो मैंने उसको टिंचर आयोडीन पिलाया। टिंचर आयोडीन जो पीने की वस्तु नहीं है, तो उसने बोला, इसने घर में आकर एक टिंचर आयोडीन की बोतल लाई, कुत्ते को पिला दी, तो वो कुत्ता तड़प तड़प के मर गया। चिल्लाते पड़ोसी के पास गए, तुमने बताया इसलिए मैंने ये किया, क्या हुआ? मेरा कुत्ता मर गया, उसमें मेरा भी मरा था। परम प्रत्यय की चीज ऐसी हो। हम इतने दिन परम प्रत्यय में पड़े थे, कई बातें अपने यहाँ की अच्छी थी, रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास, लेकिन अनुभव का था। उस अनुभव के आधार पर परीक्षा करके रिकॉर्ड हम कर सकते थे, करना चाहिए। क्योंकि 140 करोड़ के देश में
स्वास्थ्य सबको सुलभ होना और सस्ता भी मिलना, ये तब तक संभव नहीं जब तक हम दुनिया की जितनी चिकित्सा प्रणालियां हैं जो आजमाई गई है और यशस्वी है, कौन सी कहाँ योग्य है, ये देखकर हम एक मिलीजुली चिकित्सा का प्रावधान नहीं करते। कुछ बातों का उपाय आयुर्वेद में जैसा है वैसा एलोपैथी में नहीं है, और कहीं कहीं आयुर्वेद रुक जाता है, एलोपैथी करनी ही पड़ती है। दोनों में कुछ न कुछ तथ्य, अलग अलग अप्रोचेस से स्वास्थ्य का विचार किया। इससे चिकित्सा सुलभ होना यानी क्या है? कोई छोटी मोटी बीमारी प्राइमरी चिकित्सा मुझे मेरे गांव में मिलनी चाहिए, दूसरे गांव में जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उससे थोड़ी बड़ी सेकेंडरी चिकित्सा अगर करनी है तो मुझे मेरे ब्लॉक के जगह मिलनी चाहिए, थोड़ा गए करके आ गए। उससे बड़ी चिकित्सा मुझे अपने जिला केंद्र पर मिलनी चाहिए, और बहुत ही स्पेशल चिकित्सा है तो हमको अपने कमिश्नरी के स्थान पर या प्रांत की राजधानी पर जाना पड़े। तो छोटी मोटी बीमारी का इलाज मुझे मेरे यहाँ ही मिल जाए, ऐसा अगर करना है तो हमको वहां एलोपैथी का भी सहारा लेना पड़ेगा, और दादी का बटुआ उसका भी सहारा लेना पड़ेगा, आयुर्वेद भी देखना पड़ेगा, होम्योपैथी भी देखनी, कई प्रकार की चिकित्सा है और वो कई कई फल देती है। पश्चिम के साइंस का एक विशेष है, उनके लिए वो ठीक था, वो सही गलत नहीं कह रहा हूं, उसकी एक विशेषता बता, वो स्टैंडर्डाइजेशन। बीपीसी लो, आपका सरदर्द बंद हो जाए, सब मनुष्यों के लिए एक ही उपाय होता भी है। लेकिन हमारी चिकित्सा का विशेष है हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन। हमारी परंपरा विचार करती है कि आदमी कौन है, कौन सी प्रकृति का है, उसको क्या देना चाहिए। एक ही बीमारी एक ही प्रकार की उतनी ही तीव्रता की मेरे में और मेरे पड़ोसी में है, हम दोनों आयुर्वेद के वैद्य के पास जाते हैं तो पहले नाड़ी देख के दोनों को अलग अलग बताते हैं, और दवाई भी किसको कहाँ की लगेगी। और कुछ दवाई पुरानी हो जाने के बाद काम नहीं करती, कुछ दवाई सदा काम करती, बहुत सारी बातें ऐसी है। उसके आधार पर हमको रोगी को देखकर उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है, केवल रोग को देखकर नहीं होता है। ये हमारे यहाँ कस्टमाइजेशन। तो हमको अगर इस प्रकार की चिकित्सा की उपलब्धता सर्वदूर करनी है तो सब बातों का विचार करते हुए सर्वत्र इन सब प्रकारों की चिकित्सा उपलब्ध है, जो आजमाई है वो करना पड़ेगा। अब आयुष मंत्रालय वही करता है। लेकिन मुझे आनंद हुआ डॉक्टर बड़गे का भाषण सुनकर ज्यादा हुआ, क्योंकि जो पूरा विषय उन्होंने रखा है वही मेरे भी मन में, हमारे मन में, उस प्रस्ताव में भी इसी प्रकार की बात कही है। और हम कहते तो बात अलग है, लेकिन उस क्षेत्र के जानकार लोग जब ये कहने लगते हैं तो फिर परिवर्तन आने की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है, और वो आने की आवश्यकता है। स्वस्थ भारत को खड़ा करना ही है, क्योंकि भारत स्वस्थ होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। शिक्षा की भी चीज ऐसी ही है, उसको भी अंदर तक पहुंचाना है तो बहुत सी बातों का सहारा लेना पड़ेगा। और एक बात जो अधोरेखांकित दोनों के भाषणों में हुई कि ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, जनता के सहभाग के बिना, समाज के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। और इसलिए कठिनाई कहाँ आती है? कठिनाई तंत्र की है। जानने वाले लोग हैं, लेकिन जिनको कार्यवाही करनी है उनके दिमाग में क्या है, उनको समझाना पड़ता है। उनको समझाने में बहुत समय जाता है। यूनिवर्सिटी में बैठे लोगों ने इस विचार को सुना है कि नहीं, इसका अनुभव किया है कि नहीं। जैविक खेती का प्रचार प्रसार करने वाले बहुत दशकों से अपने देश में, लेकिन पहले मानसिकता ही नहीं थी, एकेडमिशियंस की भी नहीं थी।
और प्रशासन में बैठे लोगों की भी नहीं थी। आज तो जैविक खेती सर्वमान्य विषय हो गया, सब लोग पुरस्कार करते हैं। लेकिन ये विदर्भ में एक नायडू काका थे, नारायण देवराव पांडे पांडे, उन्होंने गोबर से खत बनाने की एक विधि निकाली, उसके प्रत्यक्ष प्रयोग किए, डॉक्यूमेंटेशन भी किया, सब था उनके पास। जिस आधार पर कोई वस्तु शास्त्र में मान्य होती वो सब था। वो लेके सेक्रेटरीएट में गए, भाई किसान अपना घर में खाद तैयार कर सकता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, रासायनिकों से दुष्परिणाम से भी लोग बचते हैं और हमारा इंपोर्ट वो बच जाता है। तो मंत्रियों से परिचय था, इसलिए सेक्रेटरी को सुनना पड़ा। लेकिन सुनने के बाद वो कमरे के बाहर गए तो उन्होंने वो फाइल उठा के कचरे के बास्केट में डाली। तो ये मन ये बड़ा है, आखिर सारी बातें मन के भाव से निकलती। हम लोग संघ के लोग काम करते रहते हैं ना, हिंदू समाज को एक बनाने का, लेकिन वो जात पात की बात आती ही है, कई बातें होती है। तो हमारे कार्यकर्ता भी बोलते कि कितने दिन करना, ये तो कुत्ते की पूंछ को सीधी करने जैसा काम है, सब इस विशाल समाज को एक बना। लेकिन 22 जनवरी को सुबह 11 से 12:30 तक संपूर्ण देश एक था। ये कैसे हो गया? तो मन का भाव चला, जो देश के मन में भाव है उसी का वर्णन हम कर रहे थे, उसी के लिए कह रहे थे। लेकिन बहुत कठिन था, आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे, बहुत परिवर्तन आया, लेकिन फिर भी बहुत जाना बाकी भी है। तो कार्यकर्ताओं के, सामान्य कार्यकर्ताओं के मन में होगा कि नहीं, ये प्रश्न कायम रहता है। लेकिन एक क्षण आता वो भाव जब गया तो हम देखते कि सारा देश एक है, अयोध्या में पूरे देश का प्रतिनिधित्व है और संपूर्ण देश में घुमंतु लोगों के पालों पर, कांडों पर भी वही बात है। उस समय दूसरा कोई व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं सोचा। ऐसा ही जब अपने देश पर आक्रमण होता है तब हो जाता है, क्योंकि मन का भाव जाता है, देशभक्ति जागती है, हमारी संस्कृति की परंपरा मन में जागती है, तो देश एक होकर काम करता है। तो ये बौद्धिकों में समझाने की आवश्यकता है और मनुष्यों के मन में भाव जागरण की आवश्यकता है। ये दोनों जब साथ चलेगा, उसके साथ शासन प्रशासन चलेगा, तो बहुत परिवर्तन आएगा। हमने पिछले कुछ वर्षों में ये देखा ही है। कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई हमने जीती। क्यों जीती? क्योंकि शासन ने कहा, वैज्ञानिकों पर मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है। प्रशासन भी उसी लाइन में हो गया और हम भी उसी प्रकार के हो गए ना। हमने क्या किया इसमें? हमने दिए जलाए, हमने थाल बजाए। कुछ तथाकथित बुद्धिवादी लोग ऐसे भी होंगे उसको कि कोरोना थाल बजाने से कोरोना थाल बजाने से नहीं भागता, लेकिन कोरोना भगाने के लिए जो करना पड़ता है पूरे समाज को, थाल बजा के समाज जुटता है। इस भाव का बड़ा महत्व है और इसलिए वो बात आ गई। मैंने भी वो बातें सुनी। यूरोप अमेरिका की जमीन बहुत देती नहीं, जमीन के आधार पर पूरा जीवन नहीं निकाल सकते, तो व्यापार करना पड़ता। व्यापार करेंगे तो इंग्लैंड की जमीन में क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत नहीं कुछ होता है, लेकिन इंग्लैंड में मिलती नहीं है ऐसी चीज नहीं। सारी दुनिया भर की चीजें 12 महीने वहां उपलब्ध रहती है। क्यों? उतना पैसा वो खर्चा करते हैं। पैसा कहां से आता है? व्यापार से आता है। उन्होंने यही किया है, जहाजों में बैठकर देश विदेश जाना, व्यापार करना। तो सारी बातों को देखने की दृष्टि ही व्यापारी बन जाती है। तो जीवन क्या है? जीवन भी एक सौदा है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब अलग अलग है। सर्वाइवल के लिए आवश्यकता होती है, उनके साथ संबंध बनते हैं, नहीं होती है उनके साथ संबंध नहीं बनते, जो आड़े आते हैं उनके साथ शत्रुता। और ये सर्वाइवल के लिए लड़ना ही है, और जो अपने विरोधक है उनको खत्म करना है, और जो उपयोगी है उनका उपयोग कर लेना है, उपयोगी नहीं रहे तो छोड़ देना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हम सब अलग अलग है, इसलिए मैं आखिर तक रहूं, सर्वाइवल।
तो हर बात को देखने की दृष्टि यही होगी। तो कई वर्ष पहले मैंने हमारी शिक्षा मंत्री का एक विधान सुना कि हमारा शिक्षा क्षेत्र $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अपने बच्चे को पढ़ाना ये कोई अर्थशास्त्र है क्या? उसको पेट भरने लायक बनाना ये आर्थिक विचार है क्या? उसको समाज में जीने के लिए आवश्यक सुसंस्कार देना ये पैसे के तराजू में तोला जा सकता है कि नहीं तोला जा सकता? हमारे यहाँ ऐसा विचार नहीं हुआ। हमारी भूमि सब कुछ देती है और सब कुछ देते हैं, और हम अकेले पहले जब जनसंख्या बहुत कम थी हमारी और आक्रामकों का भय नहीं था क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। समुद्र लांघने के लिए नौका नहीं थी, पर्वत पार करने के लिए वाहन नहीं थे, विमान नहीं थे, तो इस देश में कौन आता हमको सताने के लिए? और अंदर इतना भरपूर था कि सब लोग आराम से रह रहे थे। भूला भटका कोई आ गया तो आओ भाई तुम भी रहो खाओ। नहीं, हमारी भाषा अलग है, हमारी पहले से अलग अलग, पूजा अलग अलग है, हमारे यहाँ अनेक है, पहले से है। तुम्हारी और क्या बिगड़ता? तो हम शांति, अहिंसा आदि आदि को देख सके, विचार कर सके, उसको हमारे जीवन का अंग बना सके। हमारा स्वभाव ऐसा बन गया, कृतज्ञता का बन गया कि ये सब हमको देते हैं, ये सब हमको देते हैं। और दीर्घ अनुभव से हमने ये भी सीखा कि ये हमको देते हैं, हमने वापस नहीं दिया तो इनकी देने की क्षमता बंद हो जाएगी। इसलिए पहले से हमने इसका विचार किया, जो भंडार शक्ति है यानी स्टोर्ड एनर्जी है उसका हमने उपयोग नहीं किया, फ्लोइंग एनर्जी का उपयोग। हमारे सामने सर्वाइवल का प्रश्न नहीं था क्योंकि हमने ये भी फुर्सत में खोज लिया था कि सर्वाइवल निश्चित है, वो रहता ही है, शरीर बदलता है, बार बार जन्म आता है, कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, इसके लिए जन्म पुनर्जन्म मिलता है। जन्म मरण से चक्र के बाहर गए तो अमर हो जाते हैं, वैसे हम अमर है ही, शरीर हमारा अमर नहीं है। और इसलिए हमारी ये बात बनी कि इस देह में मर गए तो अगला देह लेंगे। इसलिए खुदीराम बोस उत्तर दे सका अपनी माता को कि क्यों रो रही हूँ, फांसी जा रहा हूँ, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, मैं फिर से आऊंगा वाली बात हमको पता। तो सर्वाइवल हमारे सामने समस्या नहीं थी। भौतिक जीवन अच्छा चले, पारलौकिक जीवन भी अच्छा हो, इसलिए सर्वे सुखिनः सन्तु होना चाहिए। कालो वर्षति पर्जन्याः पृथ्वीं सस्यशालिनीं देशो अयं क्षोभरहितो, ये अवस्था चाहिए। उसके लिए क्या करना? तो हमने एक जीवन की रचना ऐसी बनाई, उसमें हम सब लोग स्वावलंबी तो थे लेकिन परस्पर निर्भरता के आधार पर जीवन, और इस निर्भरता को हम डिपेंडेंस नहीं कहते थे, इसको बनाए रखने वाले काम को हम कहते थे ये धर्म है, जो सबको जोड़ता है, सबको ऊपर उठाता है। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य देना, स्वास्थ्य प्राप्त करना, व्यायाम करके स्वस्थ बनना और दवा दे के स्वस्थ बनाना, ये दोनों धर्म है, व्यापार नहीं है। हमारे यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं। हम जो काम कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, वो इसलिए कर पाते हैं कि समाज को उसकी आवश्यकता है। समाज को आवश्यकता खत्म हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, पुराने अनेक व्यवसाय बंद हो गए, नए व्यवसाय लेने पड़े लोग। जिन्होंने नहीं लिए वो पीछे रह गए। क्यों चलता है हमारा पेट भरने का धंधा? इसलिए चलता है कि समाज की आवश्यकता हम पूरी करते हैं। समाज की आवश्यकता पूरी करते हैं, समाज हमको देता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यः वो पूरा तो साइकिल बताता है, ये चक्र चलता है। और इसलिए लेकर बड़ा होना और दाम दुगना वापस देना, ये हमारा धर्म है। इसलिए डॉक्टरों का धर्म है चिकित्सा देना, वो कमाई का साधन नहीं। पुराने जमाने में ऐसा कहते हैं कि 10-12 गांव मिलकर एक वैद्य होते थे, तो वैद्य को बुला नहीं पड़ता। वैद्य को समाचार मिल गया किसी घर में कोई बीमार है तो उसका काम है वहां जाके देखें, और कोई फीस वगैरह नहीं थी, वो घूमते थे, सर्वत्र सबकी चिकित्सा करते थे। साल में एक बार लोग उनका घर भर देते, अपनी अपनी हैसियत, उनकी आजीविका चलती। एक व्यक्ति से लेकर सृष्टि तक इस परस्पर निर्भरता को जीवन के
हमने पहचाना और उस नियम का धर्म बनाया। उस प्रवृत्ति से शासन, प्रशासन, जानकार लोग और सामान्य लोग, ये सब जब इस क्षेत्र में सारी दुनिया का उपकार करने के लिए अपने देश को समर्थ बना रहा है, ये सोचकर चलेंगे तो ये समस्या ठीक हो जाएगी। मैंने आपको ये सब कठिन शब्दों में बताया है, आपने आसान शब्दों में पहले 2 भाषणों में यही सब सुना है। लेकिन अब ये धर्म करो करो करने से नहीं होता, उदाहरण चाहिए, आदर्श है धर्माचरण कैसे करना, इसके एक से एक उत्तुंग आदर्श हमारे यहाँ सर्वत्र है। लेकिन वो आदर्शों के प्रकाश में चलने जब जाते हैं तो कंटकाकीर्ण मार्ग दिखता है, सामान्य व्यक्ति का साहस नहीं होता। शिवाजी महाराज की जयंती करेंगे, पूजा करेंगे, हाथ पहनाएंगे, नारे देंगे, सब करेंगे और शिवाजी महाराज फिर से आओ, प्रार्थना भी करेंगे, मन से करेंगे, यही एक क्लॉक जोड़ देंगे कि शिवाजी महाराज जल्दी आओ, आपकी आवश्यकता है, मेरे घर में बताना, पड़ोसी के घर। क्योंकि हिम्मतें शिवाजी महाराज ने कितना उत्तुंग परिश्रम और त्याग किया है, कितना सहन किया है। फिर हम कहते नहीं, वो तो वही करना जा रहे हैं, हम उनके सामने क्या है, हम नहीं करते, हम नहीं कर सकते, नहीं होता, हमको करना होगा तभी होगा, हमको करना होगा तब भगवान की उंगली लगेगी, हमारी अपनी अपनी लकड़ी लगेगी। इसलिए अपने जैसे लोग कर रहे हैं, ये उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद अस्पताल यहां पर आ गया तो इस बात की एक बड़ी आवश्यकता अच्छी तरह से पूरी होने लगी। अब ये जो मैंने कहा प्राइमरी केयर गांव में वगैरह वगैरह, वो भी सुविधा टर्शरी केयर लातूर तक आ गई, अब जिलों तक जाएगी तो स्वास्थ्य की एक व्यवस्था हो जाएगी। जैसे वर्णन किया उस प्रकार की स्वास्थ्य की स्थिति अपने देश में होगी। लेकिन उससे भी महत्व की बात मैं ये मानता हूँ कि ऐसी स्वास्थ्य की स्थिति निरंतर बनी रहे, इसलिए जिस प्रकार का तंत्र चाहिए वो तंत्र खड़ा करने के लिए समाज के लिए परिश्रम होना चाहिए। उस परिश्रम की प्रेरणा इस उदाहरण से 4 डॉक्टर्स आए, डॉक्टर साहब आए, सब लोग आए, उन्होंने काम किया। आज 4 ही है क्या, बढ़ गए। डॉक्टर साहब की पीढ़ी के लोग ही है क्या, नई पीढ़ी दिख रही है। ये क्यों चला, किसी ने किया, उस करने से लोगों को अनुभव हुआ कि इसमें सार्थकता है, इसके लिए समय देना चाहिए, इसके लिए त्याग करना चाहिए। और हम कर सकते, क्योंकि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। अपने आप तीर्थ कहते हैं, तीर्थों में स्नान करने से आदमी पुण्यवान हो जाता है, उसमें पवित्रता आ जाती है। ये क्या होता है, ये इसी होता है। स्नान करना महत्व की बात नहीं, वहां जल होना महत्व की बात नहीं, वहां किसी महात्मा की तपस्या रहेगी, उस तपस्या के फलों का, उस तपस्या के आधार पर जीवन जीने वालों का, अपने जैसे लोगों का वहां दर्शन होता है। स्नान के साथ साथ ये जब देखते हैं तब अपने मन का सारा कली कलमश हट जाता है और हम भी एक स्वार्थी मानव से, दूसरों का विचार करने वाले, उनके लिए छोटा मोटा कुछ करने वाले, अपनी शक्ति लगा देने वाले वास्तविक अर्थ में मनुष्य बन जाते हैं। ये काम ऐसे केंद्रों से होता है। ये आधुनिक काल में हमारे लिए तीर्थ है। यहाँ आना, स्नान करो ना करो, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ जो ऊर्जा है, यहाँ जो उस विचार का वातावरण है, उसमें अपने आप को सराबोर कर लेना और थोड़ा चिंतन करेंगे तो इसमें हमारा कर्तव्य बहुत हमको प्राप्त हो। यह होना चाहिए। और इसलिए अभी यहां तक आ गए, आनंद का विषय तो है ही। हम काम कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है। हम काम कर रहे हैं, उसमें सामान्य लोग भी सहभागी हो रहे हैं, अपना हाथ लगा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, उसका रिकॉग्निशन भी शासन के स्तर पर होता है। हम जिस दिशा में चल रहे हैं, आज लोग भी उस दिशा में विचार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब होगा ही, हम जो कर रहे हैं उसके कारण यही होगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपना कर्तव्य जानकर समाज के लिए स्वयं का विचार छोड़कर जितना अधिकतम हो सकता है उतना कर रहे हैं। और ये हम कर रहे हैं
तो वो सब और फैल रहा है। तो ये काम निरंतर चलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भारत के अभ्युत्थान की बहुत चिंता की, उसके लिए भारतवासियों को बहुत कुछ बताया उन्होंने, लेकिन सारांश में क्या बताया? उनका वो कोटेशन प्रसिद्ध है, शब्दशः मुझे स्मरण नहीं है, भाव मैं बताता हूं। हे भारतवर्ष, तुम अपने को बड़ा करने के लिए दुनिया में बड़े होने वाले नहीं हो। तुम काली माता की बलिवेदी पर बांधे हुए बलि पशु हो। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए है, विश्व कल्याण के लिए हलाल पीने वाले शिव तुम्हारे आदर्श है। उनकी शक्ति की तुम उपासना करो, कायरता छोड़ दो। निर्भयता ही जीवन है, कायरता मृत्यु है। प्रार्थना करो माती की, हे मातेश्वरी मुझे शक्ति दो, मेरी दुर्बलता हटाओ, मुझे मनुष्य बनाओ मां, मुझे मनुष्य बनाओ। हमारे लिए ये प्रार्थना है, हमको करने की ये प्रार्थना है, हमको बनने का ये काम है। भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाना है। तो उसका दृश्य रूप तो हम बता ही सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऐसी रहेगी, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन इन सबके मूल में क्या है? भारतवर्ष का समाज आहार निद्रा भय मैथुनंच इतना भर जीने वाला पशु समाज नहीं है। वो अपने जीवन के विकास में संपूर्ण विश्व का विकास चाहने वाला, कर्तृत्व के अहंकार के लिए नहीं, सारा विश्व मेरा कुटुंब है, इस भाव से, अपनेपन के भाव से विश्व की सेवा करने वाला वास्तविक मनुष्य है भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति। ये स्थिति हो जाए तो हमारे सपनों का भारत और भारत के सपनों की दुनिया, ये दोनों हम बहुत अल्पावधि में, शायद इसी देह में इन्हीं आंखों से देख सकते हैं। इतनी समय की अनुकूलता आज हमको प्राप्त है। विवेकानंद रुग्णालय को देकर इसका विचार आप कीजिए। इतना एक छोटा अनुरोध रखता हूं और मेरे शब्द आपने सुन लिए, इसलिए धन्यवाद देता हुआ मेरे विचार को समाप्त करता हूं। आदरणीय श्री मोहनजींनी आपल्या प्रेरणादायी शब्दांनी